प्रणाम मित्रों। रात के 9:30 बज चुके हैं और हम लाइव हाजिर हैं आज की कहानी लेकर। आज 19 अगस्त 2020 दिन बुधवार। तो अब बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं कहानी की तरफ आऊँगा। आज की कहानी किसी पुस्तक से नहीं ली है मैंने, और लेखक का नाम आज मैं कहानी के अंत में बताऊँगा। आज की कहानी थोड़ी सी लंबी है और इसको मैं यदि बहुत अच्छे तरीके से सुना सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा, कहानी सुनने के लिए आपको बड़ा ही इसमें उतार चढ़ाव भी है और ऐसा लगेगा आपको कि कोई हम चलचित्र सा देख रहे हैं यदि आप कहानी के साथ जुड़ सकेंगे तो। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कहानी के साथ जोड़ना लेखक का ही नहीं, वाचक का भी बड़ा अहम रोल होता है इसमें। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है नेहा। हम एक व्यक्ति विशेष या पात्र विशेष के नाम से जो कहानी लिखते हैं तो क्या लेखक उसके साथ उतना न्याय कर सकता है उस कहानी के साथ, या सिर्फ वो एकेश्वर बन के रह जाता है कि सिर्फ एक उसी पात्र को बहुत हाईलाइट किया जाए। आप इस कहानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लेखक, सुधी लेखक, जो बहुत ही मझा हुआ लेखक है, वो किस तरीके से अपने पात्रों को उठा के चलता है, कैसे बराबर लेके आता है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक नेहा। लेखक कहानी के बाद में बताऊंगा। रात किसी दुल्हन की आंख के काजल के समान बिखर रही थी। चंद्रमा धरती पर चांदनी का आंचल उड़ा रहा था। सारा दिन बरसात ने धरती की प्यास बुझाने का काम किया था। आकाश में विचरते बादलों ने चांद को जैसे कुछ पल के लिए आराम दे दिया था। दिन भर की थकी सड़कों से को भी आराम मिलने लगा था। सर्द हवा के झोंके फिर भी उसके बावजूद कायम रखे हुए थे। शहर से दूर बसा एक छोटा सा गांव, रोहित के सपनों का गांव, जिसमें उसके सपनों की दुनिया बसती थी। शहर की सिमटी हुई जिंदगी रोहित को कभी अच्छी नहीं लगती थी, मगर जिंदगी की जरूरतों ने उसे शहर से जोड़ के रखा हुआ था। अक्सर देर हो जाती थी उसे घर लौटते लौटते। वक्त ने मेहरबान होकर हर खुशी दी थी उसे। आज अपना कारोबार था, जो वह सोचा करता था बचपन में वह सब था उसके पास। प्रिंट मीडिया का चमकता हुआ सितारा था आज। दिन भर की उलझनों और थकान के बाद विचारों में खोए तमाम रास्ते वह अपनी गाड़ी लेकर कब घर पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। हेडलाइट्स की रोशनी दरवाजे से टकरा दरवाजा बंद होने की सूचना दे रही थी। उसका हॉर्न हाथ पर पहुंचा, मगर फिर न जाने क्या सोचकर रह गया। शायद ये सोचकर कि नेहा की नींद उछट ना जाए। आंगन का इतना लंबा रास्ता पार कर यहाँ तक आएगी श्वेता, और श्वेता की नींद भी तो खराब हो जाएगी। वह छोटी सी बच्ची उसका दिमाग घुमा देगी, या तो खुद बाल पत्रिकाओं से पढ़ी कहानियाँ सुनाएगी, या फिर कहानी सुनने की जिद करके करेगी। ऐसे ही विचार उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे इस वक्त। गाड़ी से उतर, गेट को खुद खोला, गाड़ी को अंदर किया, दरवाजा बंद करके आगे का रास्ता पैदल ही तय करने की सोच में वह चल पड़ा। रास्ते पर सफ़ेद रोशनी बिखेर रहे बल्ब भी बोझिल रात की तरह जैसे ऊँग रहे थे। हरी घास पर बूंदों की शबनम बिखरे मोती की तरह प्रतीत हो रही थी। तमाम रास्ते पार कर वो जब दरवाजे पर पहुंचा, एक बार फिर रुक गया। दरवाजा कहीं अंदर से बंद ना हो। इस दौरान हवा का झोंका उसके भीतर तक सर्द तीर की तरह चुभ गया था। उसका मन किसी को जगाने का नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ था आज, जो इतनी देर हो गई थी। उसके मन में दो ख्याल थे, या तो कॉल बेल बजाई जाए या फिर दरवाजा देखा जाए कि खुला है या बंद है अंदर से। उसने दरवाजा देखना ही उचित समझा, और अंदर से बंद ना होने के कारण वो हाथ लगाते ही खुल गया। घर में नाइट बल्ब की रोशनी बिखेर रही थी। दरवाजा अंदर से बंद कर गैलरी पार कर ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि ड्राइंग रूम की रोशनी देखकर उसके कदम रुक गए और लौट चला उसी तरफ।
कहीं नेहा उसका इंतज़ार करते करते वहीं न सो गई हो बैठे बैठे। ऐसा वह बताया करती थी और हुआ भी वही जो ख्याल एकदम उसके जहन में आया। कुछ सोचकर कि वह नेहा के करीब उसके सामने ही कालीन पर बैठ गया, दूसरे सोफे के सहारे। कल्पना की दुनिया में उड़ने वाला वो इंसान। कहानी आज थोड़ी सी लंबी है मित्रों, लेकिन मुझे लगता है कि आपको आनंद आएगा। अपनी ज़िंदगी की हकीकत और खुशी के करीब महसूस कर रहा था। आज उसका इस तरह से इंतज़ार किया जा रहा है। नेहा इस वक्त किसी चित्रकार की वो कलाकृति सी लग रही थी जिसे ज़िंदगी का हिस्सा समझकर एक पल जुदा होने का ख्याल मात्र उसे तड़पा रहा था। कोई भी खुशी ऐसी नहीं थी उसकी जो नेहा ने पूरी ना की हो। उसके होने से उसकी ज़िंदगी में कोई कसर बाकी महसूस नहीं होती थी। इस वक्त वह सिर्फ नेहा को देख रहा था और सोच रहा था। गहरे काले रंग की सलवार कमीज में उसे देखने की तमन्ना हर पल रहती थी। उस वक्त वही पहने हुए थी वो, गुलाब की कोमल पंखुड़ियों के समान सुर्ख होठ, गोरा रंग और गहरे समुद्र का सुकून समेटे संयम से भरपूर आंखें, संगमरमरी जिस्म, जिसकी कवि की कल्पना या लेखक की प्रेरणा प्रतीत हो रही थी। कितना बड़ा दिल है उसका, जो उसकी इस बात को सुनकर हंस पड़ती थी। तुमसे पहले भी कोई मेरी जिंदगी में आया था और उसकी इस सोच को उसने गलत साबित कर दिया था कि कोई भी पत्नी अपने पति की जिंदगी में किसी और नाम को सुनकर खफा हो जाती है। ये उस दिन की बात है जब उसकी लिखने वाली मेज पर बिखरी पड़ी किताबों के ढेर में से किसी किताब से ममता का लिखा एक खत उसे मिल गया था। और उस रात जब वह सोने लगा तो नेहा ने पूछा था, ममता कैसी थी रोहित? अचानक की इस सवाल से चेहरे को देखता रह गया था वह। एक यही सवाल था जो पहले भी एक खास दोस्त प्रीति उससे अक्सर पूछा करती थी, और चाह कर भी वह ममता या उसकी तस्वीर भी दिखा नहीं पाया था उसे। जो बात इतने वर्ष दर्द की लकीर के समान उसके दिल पर खींची रही थी, जिसका जिक्र कभी नहीं करना चाहता था वह बात कहीं उसकी अपनी जिंदगी में किसी तनाव को जन्म न दे दे। यही सोचकर बात को टालने की कोशिश की थी उसने कि ममता की बात कर रही, किस ममता की बात कर रही हो? कोई फिल्म देखी थी कि आज टीवी पर? इस बात पर हंस पड़ी थी नेहा। फिर उसे न जाने क्या शरारत सूझी और बोली, हुजूर, छुपाने का कोई इरादा नहीं, फ़ोन आया था उसका, आपसे बात करना चाह रही थी। मैंने जब पूछा मुझे बता दीजिए तो मैं बता दूंगी। पता है उसने क्या कहा? रोहित से कहना उसकी कोई किताब छपने वाली थी जिसका जिक्र कभी किया था उसने। उसकी यादगार का इंतज़ार है हमें, अपनी ज़िंदगी में आज भी शामिल समझते हैं हम। आखिरी शब्द सुन बात को छुपाने का सारा हौसला जाता रहा। फिर भी उसे बात संभालने की कोशिश करते हुए बोला, जब किसी का रिश्ता लेखन से जुड़ा होता है, पढ़ने वाले और प्रतिक्रिया देने वाले तो सैकड़ों हो जाते हैं, होगी कोई। फिर नेहा ने मुस्कुराकर कहा, चलो छोड़ो इस बात को, ये बात बताओ कि जिंदगी के किस मोड़ पर और किस पर प्यार आया था कभी? वो उसकी बातों की गहराई को समझने के बाद भी बचने के रास्ते ढूंढ रहा था। फिर उसने सवाल पर सवाल किया, क्या आपको किसी पर प्यार आया था कभी? जवाब में उसने कहा, हाँ आया था। रोहित ने पूछा, किस पर आया था? और नेहा हंसकर बोली थी, अपने रामू काका पर, जो बचपन में मुझे अपने कंधों पर बैठाकर मेला दिखाने जाते थे। रोहित ने बात का रुख मोड़ते हुए पूछा, मेरा मतलब किसी हम उम्र से? नेहा की हर बात उसके कहे शब्दों पर हावी हो रही थी, मगर तनाव दोनों के दिमाग में नहीं था, और इस बात का जवाब भी उनके अपने सवालों पर ही भारी महसूस हो रहा था। नेहा ने फिर कहा, जनाब, हम तो 10 क्लास पढ़े हैं, और वो भी लड़कियों के स्कूल में। हमारे घर में तो बस इतना पढ़ाकर ही काम सिखाए जाते हैं, और सिर्फ लड़कों को ही इजाज़त दी जाती है आगे पढ़ने की। जब आप ये बताओ, ममता कब और किस मोड़ पर शामिल हुई थी आपकी ज़िंदगी में? नेहा इस बात को एक बार फिर रोहित के जैसे होश उड़ गई।
जब दोबारा फिर ममता पर आकर बात ठहर गई तो वह छुपा नहीं पाया था। नेहा के प्यार के आगे जज्बात की रो में वह बहुत कुछ बयां कर गया और आखिर में कहा था, नेहा, ये सब एक सपना था मेरा, वो सपना जिसे टूटे हुए वर्षों गुजर चुके हैं। एक नाम ने मेरी जिंदगी को बहुत उतार चढ़ाव दिए, असंख्य जख्म दिए हैं उसने। तुम्हारे आने के बाद सब भर गए हैं। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि प्यार होता क्या है, मगर उस बेवफा के प्यार ने हमें तो प्यार को महसूस भी न करने दिया। उसकी बातों को सुनकर नेहा के दिल में कोई हलचल नहीं हुई। तभी तो उसने अधखुली आंखों से मुस्कुराते हुए गले में बाहें डालकर रोहित के कंधे पर अपना सिर रखकर आंखें मूंद ली और कहा, कोई फ़ोन नहीं आया था, वो तो एक खत पढ़ा था मैंने उसका। मैं तो यूं ही मजाक कर रही थी, कहो तो सो जाऊं। सुबह श्वेता को तैयार करना है स्कूल के लिए। कितनी मासूम लग रही थी वह उस पर। उसने अपनी ज़िंदगी को सही मायने में दिए थे और हर कदम प्यार बिछाया था। जिसने उसकी गमगीन दुनिया को प्यार के आसमां पर बिठा दिया था। किसी बात पर बनावट या दिखावट नजर नहीं आती थी उसकी। जिस किस्मत को रोहित बुरी समझता था कभी, उसी किस्मत के बिना मांगे आज इतना कुछ दे दिया था जिसकी उसे तमन्ना भी नहीं थी। कितने ही ख्याल उसके दिल से होकर गुजर रहे थे कि रात के दूसरे पहर के बीत जाने की घोषणा दीवार पर लगी घड़ी ने कर दी और उसका ध्यान फिर नेहा के चेहरे पर केंद्रित हो गया। न जाने क्यों आज उससे नींद कोसों दूर थी। रात को पहले तो जागा रहता था वह, क्योंकि लिखने की आदत उसे अक्सर ऐसा करवा देती थी। इस दौरान ममता की यादों में डूबकर जागने का भी गुजारा था। उन रातों में दर्द की परछाइयां उसने अपनी बाहों में समेटकर उसकी हर सुबह को इतना बोझिल बना देती थी कि उसे खुद अपना सुख दुख अपने आगोश में बीतती जिंदगी भारी लग रही थी। उसकी नज़र में ऐसा भी नहीं था कि ममता ने प्यार में शक्ति नहीं थी। शायद उसके दिल में प्यार की जगह एक दिखावा था जो उसके जज्बात पर हावी था। ममता का उसकी ज़िंदगी में आना एक इत्तेफाक ही था। उस दौर की यादें अब भी यदा कदा आवारा बादलों की तरह उसके मस्तिष्क से होकर गुजर जाती थी। किसी दिल में प्यार को महसूस करने की तमन्ना यौवन की दहलीज पर उत्पन्न न हो, ऐसा बहुत कम हुआ करता है। प्रशिक्षण के दौरान जब उस महानगर में रहता था, घर से दूर अकेला होने के कारण उसका दिल अपने पड़ोस में रहने वाली ममता से प्यार करने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी में जैसे शामिल समझने लगे थे। जिसे वो प्यार के काबिल समझता था, हर बात पर विश्वास कर सिर्फ नज़र भर देख कर खुश हो लिया करता था। उसी ममता ने उसके अरमानों को इस तरह से धोखा दिया था। जब उसका नाम किसी और के नाम के साथ जुड़कर उस तक पहुंचा और पूछने पर कुछ दिनों तक कोई जवाब नहीं दिया था उसने। उसी ममता ने कभी दिन में 2-2 खत लिखा करती थी। जिस दिल में सच्ची चाह बसती हो और वासना का कोई स्थान न हो, उस दिल पर तो सदमा गुजरता ही है। उसे भुला न सका था वो नेहा के अपनी ज़िंदगी में आने तक। उस हादसे ने एक बार तो उसे लक्ष्य से भटका दिया था। अगर उसकी सह प्रशिक्षु दोस्त प्रीति ने उसका सही मार्गदर्शन न किया होता तो उसकी शादी पर आकर उसने किस तरह अपनेपन का परिचय दिया था। उसे कभी ऐसा ही नहीं लगा कि वह लड़की है। उसकी हर बात में उसका लड़का होने का आभास मिलता था और ममता एक ऐसे नाम की तरह उसकी ज़िंदगी में शामिल रही जिसका वजूद सिर्फ उसके दिल तक सीमित था। उसकी तस्वीर भी नहीं थी उसके पास, सिर्फ खत थे जो झूठी तहरीरों को समेटे आज भी उसके पास सुरक्षित थे। कितने ही पल उसकी ज़िंदगी से होकर गुजरे थे। जब से नेहा उसकी ज़िंदगी में आई थी, ज़िंदगी गुलिस्तां उस बड़े हिस्से को भूल चुका था वो, जो आज रात उसे याद दिलवा रहे थे। नेहा से पहली मुलाकात याद हो आई थी। अच्छा मित्रों, अब कहानी में एक अलग ही मोड़ आएगा, क्योंकि दिन में मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो ये आज के संदर्भ में है कि माँ बाप किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। कहानी आगे बढ़ाता हूँ। नेहा से पहली मुलाकात याद हो आई थी उसे।
कितनी प्यारी थी वह मुलाकात। ये उन्हीं दिनों की बात है जब उसने शहर में आकर अपना काम शुरू किया था और अक्सर उदास और बुझा बुझा सा रहता था। बड़े भैया के पास चंडीगढ़ में रह रहे मम्मी पापा से जब वो मिलने आता था तो कभी इस बात को महसूस करते थे वो। फिर छोटी बहन समीना के हाथ लिखवाया मम्मी को वो खत स्मृतियों में उसे आज भी सहेज रखा है, जिसमें परिवार सहित वैष्णो देवी और कुछ हिल स्टेशनों की यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया था और वह भी कुछ दिन आराम से घर के सदस्यों के साथ बिताने की सोचकर परिवार के साथ इस यात्रा में शामिल हो गया था। उसे मालूम नहीं था इस यात्रा का एक मकसद उसकी और नेहा की मुलाकात करवाना भी था। उसी की तरह नेहा भी अनभिज्ञ थी, मगर दोनों के मम्मी पापा जानते थे, जो नई पीढ़ी के विचारों के समर्थक थे। इतनी प्यारी सुबह थी वो। उस दिन हिल स्टेशन की सैर के लिए पापा ने सुबह सवेरे ही जगाकर उसे अपने साथ लिया था और 10 बजे तक सोने वाला रोहित ये नहीं जानता था कि सुबह जागने वालों के भगवान खुशियों का अंबार लगा देते हैं। अपने पापा के साथ चलते चलते वह काफ़ी दूर निकल आया था। 2 बार लौटने की बात भी कह चुका था, मगर पापा फिर टाल देते और फिर सड़क पर टहलते टहलते एक हरे भरे घास के मैदान में बैठे एक बुजुर्ग और लड़की को देखकर रोहित के पापा ने कहा, ऐसा करते हैं बेटा, कुछ पल वहाँ बैठकर चलते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचे तो दोनों के पापा एक दूसरे को पहचान जाने का अभिनय करते हुए गले मिले और फिर थोड़ा घूमने फिरने का बहाना कर उन दोनों को अकेला छोड़कर चले गए। जाते जाते नेहा के डैडी ने उसके डैडी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ये नई पीढ़ी के जवान हैं, पैदल चलने के नाम पर इनकी नानी मर जाती है। अपने ज़माने के लोग भी तो देखो पैदल चलते थे। अजीब सी स्थिति हो गई थी उन दोनों की। एक तो अजनबी, ऊपर से इस कदर करीब, कुछ कहते नहीं बन रहा था। बात करने की, पहल करने की सोचकर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। रोहित और नेहा शायद अपने पापा की जल्दी लौटने की आने की दुआ ही कर रहे थे। तभी तो पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही थी नेहा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद हौसला कर रोहित पूछ बैठा, आप कहाँ से आए हैं? जवाब में उसने नज़रें झुकाए हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा था, हरियाणा से आए हैं। और शायद उसे वही कहीं का समझ रही थी। फिर उसे उस दिन की बातें याद हो आई जब किसी उलझन में खुद ही परेशान वो अपने राइटिंग टेबल पर बहुत ही उदास और कमरे में अंधेरा किए बैठा था। उस रोज़ भी काफ़ी रात बीत गई थी उसे यूं ही जागते जागते। नीचे से नेहा ने भी एक बार आवाज़ दी थी, लेखक जी खाना तैयार है, ठंडा हो जाएगा, कहो तो ऊपर ले आऊं। प्रत्युत्तर में वह मौन ही रहा था, कुछ बोला नहीं, सोचकर कि अब नीचे चलना चाहिए। नेहा कुछ कहती नहीं, मगर उसकी इस बातों से परेशान तो जरूर होती है। कैसा सामंजस्य उन मनोभावों का, जो कभी ये बात जाहिर नहीं करती कि उसे इस बात से परेशानी हुई है या नहीं। और जब यही बातें मन में घर कर जाती तो रोहित यूं ही अचानक माफ़ कर देने के लिए कह बैठता तो नेहा अक्सर कह देती, किस बात की माफ़ी, प्यार करने वाले तो हर खता माफ़ करते हैं, और ये तो आपका मुझ पर प्यार है, यूं ही हर वक्त ना जताया करो, आप तो बस। और जब ये बातें कहकर आंखें मूंद कर मुंह दूसरी तरफ कर लेती तो उसके दिल में नेहा के लिए प्यार का अथाह सागर उमड़ पड़ता। उस रोज ऊपर आती सीढ़ियों से नेहा के पदचाप सुने उसने। उठने का विचार किया ही था कि कमरे में पहुंचती नेहा अंधेरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तन्हाई के आलम में वो किनकी यादों में है और वहाँ खाना ठंडा होने के इरादों में है। उसके ये शब्द कितनी परिपक्व शायरी और के अंदाज में कही थी और कमरे की लाइट जला दी थी। रोशनी के दायरे में आते ही उसकी आंखें चुंधिया सी गई। रोहित के माथे पर हाथ रखा हाथ हटाकर आंखों पर रख दिया। उसके मनोभावों से अनभिज्ञ नेहा ने कहा, शेर कैसा लगा जनाब, अभी अभी नए शायर हुए हैं हम, गुस्ताखी माफ। आगे वह कुछ बोलना चाहती थी। रोहित ने उठते हुए कहा, आओ चलें, मगर नेहा ने उसका हाथ पकड़ते हुए दोबारा फिर कुर्सी पर बैठा दिया और पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आप कह नहीं पा रहे हो मुझसे?
वह उदास स्वर में बोला, कुछ खास नहीं, मैं तो यूं ही आ बैठा था। नेहा तो खाना बना ही रही है और श्वेता सो चुकी है। तभी बिजली के चले जाने से कमरे में पुनः अंधेरे का साम्राज्य स्थापित हो गया था। नेहा को पता था मोमबत्ती और माचिस कहाँ रखे हैं। अंधेरे में उसकी पायल और चूड़ियों की आवाज़ बता रही थी वो दोनों चीज़ों को ढूंढ लाई थी। अब तो वो दोनों राइटिंग टेबल पर आमने सामने बैठे थे। बीच में मोमबत्ती की धीमी सी लौ जल रही थी। कहने को एक शायराना सा वातावरण लाइट के जाने के बाद प्रतीत हो रहा था, मगर कुछ गंभीर से ख्यालात दोनों के दिलो दिमाग पर हावी होते जा रहे थे। तो रोहित ने कहा, कुछ खास बात नहीं, कल सुबह कुछ पैसों का इंतज़ाम करना है जो हो नहीं रहा। कुछ सामान कलकत्ता से आया हुआ है, ट्रांसपोर्ट से बिल्टी द्वारा। थोड़ी सी कमी रहती है पैसों की, किससे लूँ समझ नहीं पा रहा, और सामान वापस चला गया तो काफ़ी नुकसान होगा। उस वक्त नेहा ने अपने चेहरे की दोनों हथेलियों पर रखे पूरी एकाग्रता से उसकी बात सुन रही थी। फिर उसने चुटकी बजाते हुए हंसकर कहा, बस इतनी सी बात, आप अपने घर के इस खास हिस्से में अंधेरा किए बैठे हो। मगर कह नहीं पा रही थी। बताओ कितने पैसों की कमी रहती है। उसने हंसकर कहा, कुछ खास नहीं नेहा, तुम क्यों परेशान होती हो जाएगा इंतज़ाम। नेहा ने कहा, आपका इंतज़ाम तो हो जाएगा, मगर मेरी समस्या का समाधान कैसे होगा यह सोचो। बताओ कितने पैसों की ज़रूरत है। वह बोला, बस 7-8 हज़ार की तो बात है। 10-12 हज़ार मेरे अकाउंट में पड़े हैं, कल निकलवा कर काम चला लूँगा। नेहा ने एक बार हाथ उसके माथे पर रखा। अच्छा, अब मेरी समस्या सुन लीजिए, नहीं तो मुझे यही करना पड़ेगा कि मैं 4-6 महीने इंतज़ार कर लूँगी। बात ऐसे है कि अपनी शादी की दूसरी वर्षगांठ पर मुझे एक सोने का हार दिया था आपने, याद है ना आपको। मुझे उसका डिज़ाइन पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ उसे फ़िलहाल सुनार को देकर पैसे ले लिए जाएं। उसकी कीमत 12-13 हज़ार रुपये बनती है। मैं चाहती हूँ आप उससे अच्छा और कीमती हार मुझे अगली वर्षगांठ पर दे देना। रोहित सोचता रह गया, उसकी पत्नी की इस बात में कितनी गहराई है। वह इस अंदाज से उसकी सहायता करना चाहती है, उसे महसूस भी ना हो और उसकी सहायता भी हो जाए। यह बात भी नेहा ने झूठ साबित कर दी कि औरत अपने गहनों और जेवरातों से बहुत प्यार करती है। रोहित एकाएक उसे निहार रहा था। वह नेहा के मासूम चेहरे के पीछे छुपे स्नेह के सागर में खो गया और अचानक बिजली आ गई, जैसे उसकी रोशन जिंदगी में कुछ और जगमगाती सी किरणें समाविष्ट हो गई कि अंधेरे उजाले में कोई परवाह नहीं। नेहा ने कहा, वही बात है, चलो खाना खाओ, पहले मुझे भूख लगी है। और ये जो चंचल कन्या है ना, आपके आने से 1 घंटा पहले अपने लिए खाना बनवाकर खाकर सो गई है। नहीं तो सुनाते रहते रात के 12 बजे तक कहानियाँ, सुनाते नहीं तो सुनते रहते। धीरे धीरे अतीत की स्मृतियाँ धुंधली होने लगी और विचारों का तांता टूट जाने से रोहित अपने आप ही चौंक उठा। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बजने के स्वर से उसके विचारों के झंझावत से बाहर निकला। सुबह की किरणों का एहसास भी किसी हद तक होने लगा था, मगर आसमान पर घनघोर घटाओं का साम्राज्य अभी भी कायम था। गहरे काले बादल मस्त हाथियों की भांति आकाश में एक दूसरे से जूझ रहे थे। वह कितनी देर यूं ही बैठा रहता अगर नेहा की आंख न खुलती। वह उसे देखते ही प्रसन्नता से खिल उठी, जैसे फूल बसंत के आगमन पर खिल उठता है। आंखों से मिले लज्जा के उस नयन आंखों के मिलते से लज्जा से उसके नयन झुक गए। न जाने क्यों एकाएक वह गंभीर हो गई। रोहित का उसका भोला मुखड़ा बहुत भला लगा। लगता है रात भर यूं ही बैठे रहे होगे, जगा लेते। रोहित ने कहा, जानती हो आज रात मैंने क्या पा लिया ऐसा जो इतने खुश हो रहे हो। नेहा ने अपनी ओढ़नी संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें रात भर इतने करीब से देखा पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी बातें तुम ही जानो। मैं चाय बना कर लाती हूँ, श्वेता का ख्याल रखना। जो ही श्वेता अपने से अलग कर वह जाने लगी, श्वेता ने नींद में आंचल पकड़ लिया और बिना आंखें खोले, मम्मी पापा सो रहे हैं क्या, उनसे कहना मुझे जगा देना। पास खड़े रोहित को उसकी इस बात पर हंसी आ गई। उसने श्वेता को गोद में उठा लिया और वह आंखें मलते हुए मुस्कुरा रही थी।
मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एक पत्नी और पति के बीच का जो सामंजस्य है, गृहस्थी में जिसकी बहुत सख्त आवश्यकता है, उसको बड़े ही खूबसूरत भावों से आदरणीय रोशन वर्मा जी ने उकेरा है। जी हाँ, इस कहानी के लेखक रोशन वर्मा जी हैं। आज इन्होंने ये कहानी मुझे सरसरी निगाह से देखने के लिए भेजी थी और कुछ सवालात किए थे मुझसे इस पर। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस कहानी को आप लोगों से भी साझा किया जाए। तो जिन लोगों ने ये कहानी अभी सुनी है लाइव, उनका बहुत बहुत आभार। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।